नमस्कार। खम्मा घड़ी नेताजी द पीके टाइम्स के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। राजस्थान में जैसलमेर विधानसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण है और आज हमारे साथ उसी सीट से कांग्रेस विधायक रूपाराम मेघवाल जी मौजूद है। तो आइए आज उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द पीके टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, आप पधारे इसके लिए। जी सर, आपके राजनीतिक जीवन पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सरकारी जो सेवक रहे हैं, वो दौर कैसा गुजरा आपका? मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ जी। और एक जैसलमेर के छोटे से गांव में जन्म लेके और माता पिता भी खेती और पशु पालन और मजदूरी का काम करते थे जी। और मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की, तब मैंने खुद ने भी मजदूरी की गांव के अंदर, खेती भी की, पशुपालन भी किया। तो मैं जैसे ही सिविल इंजीनियर बना और सिविल इंजीनियर बनने के बाद में मेरा सेंट्रल के डिपार्टमेंट में CWC में और राजस्थान के इरिगेशन, PWD और PhD तीनों में मेरा असिस्टेंट इंजीनियर में और सेंट्रल वाले में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में सिलेक्शन हुआ जी। लेकिन मैंने पढ़ते समय गांव में तकलीफ देखी। गांव में कई लोग, कुछ गांव में कंवारे रह जाते थे जी, क्योंकि पीने का पानी या तो खारा होता या बहुत गहरा होता या कोसों दूर से लाना पड़ता। अच्छा। तो आदमी अपनी बेटी को गांव में देते समय सोचता भी इसको पानी कितना दूर से लाना पड़ेगा। तो वो मैंने परिस्थितियां देखी थी। PhD डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई जिसमें मैंने नौकरी की, उसका कोई इतनी अहमियत नहीं थी, लेकिन मैंने मेरे एरिए की तकलीफें देखते हुए राजस्थान पूरे में, वेस्टर्न राजस्थान में और विशेष करके जैसलमेर में, तो मैंने तय किया कि मेरे एरिए में जो तकलीफ है, राजस्थान में जो तकलीफ से मिटाने के लिए मैं PhD में जाऊं। जी। मैंने ज्वाइन किया, 35 वर्ष की नौकरी की और असिस्टेंट इंजीनियर से लेके मैं राजस्थान का हेड ऑफ डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर बना। अच्छा। मैं 24 घंटे में 20 से 21 घंटे काम करता था और मुझे तृप्ति होती थी कि भाई जो नीडी आदमी है गांव और डाणी का, मैंने वो ज़माना देखा। पश्चिमी राजस्थान में घर में अगर 4 आदमी कमाने वाले होते तो 2 आदमी का काम सिर्फ ये था, पशुधन और अपने घर वालों को जिंदा रखे, पानी ला के पिला के। जी। वो दूसरा काम नहीं कर सकते थे। उन परिस्थितियों को मैंने देखा है और मैंने वो भी दिन देखे कि जब पानी पहुंचा, लोगों में खुशियों की लहर उठी और लोग हैं जो उनकी आर्थिक, जो पानी की व्यवस्था करते थे, वो मजदूरी करने जाने लगे, दूसरा काम करने लगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 35 वर्ष की नौकरी में अलग अलग राज्य में मैंने नौकरी की और अलग अलग एरिया में 17 जिलों में मेरी पोस्टिंग रही। लास्ट में 3.25 साल में चीफ इंजीनियर रहा। पूरे स्टेट में सेवा करने का मौका मिला मुझे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो राजनीति की तरफ कैसे रुख हुआ सर? शुरुआती जब दौर था नौकरी का, तो कई लोग 36 कौम के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरे एरिए के जी, मैंने खुद ने तकलीफें देखी थी। तो तकलीफ वाला कोई भी आता जी, महिला हो, पुरुष हो, किसी धर्म का हो, स्टूडेंट हो, समाज सेवी हो, जो भी आता, तो मैं उनकी मदद करता। तो फिर जब भी पॉलिटिकली चुनाव वगैरह होते तो लोग मुझे भी पूछते कि भाई आप हमारे काम करते हो, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं कोई किसी पार्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हुए जी, ध्यान रखता था भाई कौन जनप्रतिनिधि है जो जनता की सेवा कर सकता है। तो मैं लोगों को सलाह भी दिया कि सकता भी इस मार्ग चलोगे तो ठीक रहेगा, एरिया के लिए आप लोगों के हितकर रहेगा, ये मैं देता था। तो यही एक राजनीति का पार्ट है। तो मैं जैसे जैसे उच्च पदों पे गया तो अलग अलग पार्टियों ने ऑफर भी दी और मेरी इच्छा भी थी। मैं एक डिपार्टमेंट में रहा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, तो मैं 90% उसी एरिया में सेवा कर सकता था। लेकिन जब तक राजनीति में नहीं जाओ
आज कई चीज़ें ऐसे हैं जो कानून में बहुत कुछ बाबा साहब ने प्रावधान आम्बेडकर साहब ने कर रखे हैं, लेकिन समय के साथ कानून में कुछ एडिशन करना, कुछ घटाना, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें विधानसभा, लोकसभा और लोकल बॉडीज़ की जो सरकारें होती है स्थानीय, उनके अंदर तय होता है। तो उसमें गए बगैर आप वास्तविक आपकी जो इच्छा है देश में सुधार करने की, वो कर नहीं पाते हो। तो मेरी शुरू से इच्छा थी, इसलिए मैं 2013 में राजनीति में आया। जी, 2018 में आपने सांग सिंह भाटी को हराकर जो है वहाँ पर विधायक पद पर अपना जो पद हासिल किया। तो उसके बाद जैसलमेर में क्या कुछ विकास के कार्य जो है आपके द्वारा किए गए? जैसलमेर एक विधानसभा है जी, उसके अंदर आप देखो पूरे भारत में लगभग पर वर्ग किलोमीटर 400 आदमी रहते हैं। राजस्थान में पर वर्ग किलोमीटर 200 आदमी रहते हैं। जैसलमेर में पर वर्ग किलोमीटर सिर्फ 17 आदमी रहते हैं। बहुत डेंसिटी कम है, एरिया लंबा चौड़ा है। जैसलमेर विधानसभा का एरिया राजस्थान की 31 विधानसभाओं के क्षेत्रफल के बराबर है और 7 जिलों के बराबर है। इतना लंबा चौड़ा है। मेरे विधानसभा का एक कोने से दूसरे कोने का गांव के बीच में मैक्सिमम दूरी 325 किलोमीटर है। जैसलमेर से जोधपुर जाओ, जोधपुर पहले आ जाएगा, लेकिन मेरी विधानसभा का एंड नहीं आएगा। तो पशुधन है मेरी विधानसभा में करीब 22 लाख है, आबादी 5 लाख है। 4 गुना पशुधन है। 1/3 एरिया में पानी नहीं है, 1/3 में खारा है, 1/3 में मीठा है, जिसको दूर दूर ले जाना। तो सब चीज़ें लोगों को मिनिमम दूरी पे फैसिलिटी देना, इस चीज़ को विधायक मेरे से पहले रहे। हमारा कुछ पोर्शन शिव की तरफ था, तो ये जो डिलिमिटेशन से पहले 11 MLA वहाँ भी रहे, 14 यहाँ रहे, 25 MLA रहे, जो आज मेरा विधानसभा क्षेत्र है 25 MLA रहे। लेकिन इस एरिया की विशेष दिक्कतों को देखते, काम सबने किया, लेकिन विशेष तकलीफों देखते हुए ध्यान नहीं दे पाए। उस वक्त की परिस्थितियां होगी, फंड्स नहीं होगा, जो भी होगा। लेकिन आज मैं ये कहने की स्थिति में हूँ, जैसे कामों के बारे में आपने पूछा, तो स्टेट के करीब 27-28 डिपार्टमेंट है जो पब्लिक के लिए विकास का काम करते हैं। तो उनमें से 15-16 डिपार्टमेंट में जो 4 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार बनी हुई है, उनसे रिक्वेस्ट करके, संबंधित मंत्रियों से, महोदयों से रिक्वेस्ट करके जो काम मैंने कराए हैं जनता के आशीर्वाद से, वो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए। एक आधे डिपार्टमेंट का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ करीब 45 वर्ष पहले जैसलमेर मुख्यालय पे मेरी विधानसभा में एक जनरल कॉलेज है, एक लड़कियों का कॉलेज है। वो पिछले वर्षों में उसमें एक फैकल्टी भी नहीं खुली। फैकल्टी भी, नए कॉलेज तो छोड़ो। अच्छा। मैंने 14 फैकल्टीज खुलाई, दोनों में नई फैकल्टीज, जिसकी रिक्वायरमेंट है आज बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चियों को पढ़ने के लिए। और 6 महाविद्यालय खुलाए, एक फतेहगढ़ में महाविद्यालय, एक रामगढ़ में, एक मोहनगढ़ में, एक नर्सिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज। तो इस प्रकार के जो एक संस्कृत महाविद्यालय, तो इस प्रकार के 6 कॉलेज जहाँ एक भी नहीं खुला था और वहाँ 6, तो ये प्रयास करने से होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जैसलमेर की दिक्कतों को देखते हुए वो चीज़ों को उन्होंने ढंग से समझा, आशीर्वाद रखा। ऐसे कैसे पंचायत राज 59 में बना। 59 से लेके मेरे MLA बनने तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ नई ग्राम पंचायतें सभी MLA ने मिलके 24 बनाई, सभी ने। और मैंने ग्राम पंचायतें बनाई 39। और वहाँ पॉपुलेशन जैसे मैंने पहले बताया पर वर्ग किलोमीटर 17 ही है। तो मैंने रिक्वेस्ट की 4-4 हज़ार की आबादी पे ग्राम पंचायत बनती है, हमने 800 की आबादी भी बढ़ाई। ये नीड है, वहाँ की जरूरत है भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। पंचायत समिति 1.5 थी,
आदि जैसलमेर पोकरण में जाती थी। अभी मेरे पंचायत समितियाँ 4 है। फतेहगढ़ नहीं बनाई, मोहनगढ़ नहीं बनाई, जैसलमेर को इंडिपेंडेंट किया, सब पहले से हैं। तो इस प्रकार और भी कई डिपार्टमेंट में कई काम किए, और जो पब्लिक खुद देखती है, मेरे हिसाब से जैसलमेर की नीड और है, आवश्यकताएं और है, लेकिन जो वित्तीय संसाधन है, जो मुझे समय मिला, और माननीय अशोक गहलोत साहब का, मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद रहा, वो इतनी कल्पना एमएलए बनते समय भी मैंने नहीं की थी भी इतने काम हो पाएंगे। अभी भी मेरे काफ़ी घोषणाएं हुई, कल भी, और आशा करता हूँ कि इसका लाभ पब्लिक को मिलेगा। जी सर, चूँकि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो एक हर ज़िले की महती आवश्यकता होती है। अगर हम जैसलमेर ज़िले की बात करें तो वहाँ पर जो गांव की महिलाएं हैं, उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जैसलमेर पहुँचने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ऐसे में उनके लिए क्या प्रयास किए गए उनकी स्वास्थ्य को लेकर कि उन्हें जल्दी प्राथमिक उपचार मिले? मेरा जो विशेष करके पूरे देश में अपने 140 करोड़ आबादी है पूरे भारत की, करीब 50%, 70 करोड़ महिलाएं हैं। मेरी विधानसभा है, उसमें भी करीब 5 लाख की आबादी है, तो 2.5 लाख पुरुष है, 2.5 लाख महिलाएं हैं। एक जमाना था तो महिला को मात्र मानते थे कि इनका काम है रोटी करना, गाय दूना, गार लीपना, उससे आगे नहीं सोचते थे। देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, भीमराव अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में जो कानून कायदे बने, उसमें औरत और आदमी को बराबर अधिकार मिले। किताबों में मिल गए, देने वाले बहुत कम देते थे। उसमें हमारा जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र जिला बहुत पिछड़ा हुआ था औरतों को आगे बढ़ाने में। अब बहुत आगे बढ़ा। मेरे खुद की 6 बेटियां हैं जी। मेरी बेटी एक जिला प्रमुख भी रही। तो मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है कि देश का, गांव का, डाणी का, ग्राम पंचायत का विकास तभी हो सकता है जब आप पुरुषों के साथ साथ औरतों का भी बराबर में उठाओ जी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांग भी रखी, महिलाओं के लिए कई उन्होंने घोषणाएं की। जैसलमेर के लिए मैंने विशेष करके रखा भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे एक बच्चियों की स्कूल अलग से हो। 5वीं के बाद लड़कों के साथ लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। उस डायरेक्शन में काफ़ी कुछ हुआ। बच्चियों की स्कूल पूरे राजस्थान में हम लोगों के एमएलए के निवेदन पे जितनी भी स्कूल थी, एक साथ ही पिछले बजट में कि उसको अपग्रेड किया जाए, 5वीं है तो 8वीं करो, और 8वीं वाले को सीधी 12वीं करो। इस प्रकार जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कई महिलाओं के लिए जितनी भी जो योजनाएं हैं, उसको हम ज़िले में मेरे यहाँ भी काफ़ी विकास किया। हमारे यहाँ कई बार महिलाएं बॉर्डर एरिया से, दूर के गांव से डिलीवरी की तकलीफ होती थी जी। तो उसके अंदर गाड़ी नहीं थी, 4x4 रास्ते थे, तो कई बार तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डिलीवरी हो जाती, डेथ भी हो जाती जी। तो अभी हमने काफ़ी स्वास्थ्य संस्थान बढ़ाई है, पीएससी, सीएससी, उप स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में भी लेबर रूम बनाए हैं, डिलीवरी वहीं हो जावे। तो इस प्रकार के महिलाओं के समुचित विकास, जैसे पुरुष आगे बढ़ रहा है उसी ढंग से महिलाएं बढ़े, इसके लिए अलग से कोष की भी स्थापना की है। तो पूरे देश में, पूरे राज्य में जिस प्रकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला का शक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है, उसमें मेरी विधानसभा में हमने पूरे प्रयास किए। अभी हमारे जिला कलेक्टर भी टीना डाबी जी हैं, महिला हैं, और वो यूपीएससी की टॉपर है। तो उनसे जब भी गांव डाणी में जाती तो महिलाएं पुरुष अधिकारी के पास बातचीत करने में, कुछ अपनी समस्याएं बताने में हिचकिच करती है। तो उससे भी हमारे काफ़ी कुछ हुआ है। और बाकी मैं खुद हूँ, वहीं का जया जन्मा हूँ, तो जो भी महिलाओं की तकलीफें आती है हम प्रयास करते हैं, क्योंकि लंबे टाइम से उनकी तकलीफें हैं तो सभी दूर कर दिए तो नहीं कह सकता, लेकिन उस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो वीकर पार्ट है, जिसमें महिलाएं भी है, उनके उत्थान के लिए
बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया है। जी सर। सर, चूंकि ये बात हमेशा कही जाती है महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर उतनी वो चीज़ें नज़र नहीं आती है। जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ पर आपने एक मिसाल कायम की है, खुद को अलहदा रखा है उन चीज़ों से और अपनी बेटियों को आपने आगे बढ़ाया है, तो कैसे ये संभव हुआ सर? मेरी शादी के बाद में मेरे जो संतानें हुई, मेरे 7 संतान हैं, 6 मेरी बेटियां हैं। तो मेरी 5 बेटियां हुई, उसके बाद मेरे बेटा हुआ। तो उस वक्त मैं हाव भाव देखता था मेरे खुद के परिवार में, रिश्तेदारों में, तो इस प्रकार का हाव भाव रहता कि भाई बेटियां जो पैदा हुई एक आफत आ गई है जी। मेरी मिसेज को भी उस ढंग से कहते थे। मैं जब अफसर वहाँ कम थे मुझे साहब कहते थे। मेरी मिसेज को भी कई गांव की औरतें कहती तो साहब के कैसी आ गई है, बच्चियाँ ही बच्चियाँ हो रही है। उसके हाथ में था नहीं जी। तो मालिक के हाथ में बच्चा हो बच्ची हो। तो मेरे उस वक्त मुझे बहुत दुख होता था कि बेटी और बेटा एक समान है, लेकिन इस भाव से क्यों देखा जा रहा है। हमारे यहाँ वैसे भी बेटियों को थोड़ा सेकंड दर्जे में देखा जाता था। तो मैंने उस वक्त प्रण ले लिया था जी कि बच्चियों को इतनी शिक्षित बनाऊं और जिस फील्ड में वो योग्य है इस हाइट पे ले जाऊं कि भाई दूसरे लोग भी बच्चियों को शिक्षा के लिए आगे प्रेरणा मिले उनको। जी। मेरे 6ठे नंबर पे बेटा हुआ, फिर एक बेटी है। तो 6 बेटियां अभी अपने अपने फील्ड में। मेरी बेटी एक जिला प्रमुख रही, अभी जिला परिषद की सदस्य है, राज्य महिला आयोग में सदस्य है, पूरे राज्य में जाती है, सेवा करती है। मेरी बच्ची एक डेंटिस्ट है, एक बच्चों की विशेषज्ञ है, एक एडिशनल एसपी है, डेंटिस्ट 2 है, एक इंजीनियर है, फेसबुक कंपनी में जॉब करती है, अमेरिका है। सभी में मेरे उनमें भी आया है सेवा करने का भाव जी। तो हर जगह वो सेवा करती है। तो अभी लोग उदाहरण देते हैं कि देखो रूपाराम जी बच्ची एडिशनल एसपी बन गई, वो लोगों की सेवा करती है, अपने भी बच्चियों को पढ़ाओ, अफसर बनाओ, ये बनाओ। तो मैं अभी संतुष्ट हूँ। मेरी बच्चियाँ शिक्षित होकर आगे बढ़ी, इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे बच्चियाँ आगे बढ़ने से दूसरे लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है कि हम भी बच्चियों को कंपटीशन। अभी हमारे एरिया की बच्चियाँ जो राजपूत समाज में पहले लोग कहते हैं कि भाई बच्चियों को रखते ही नहीं है, लेकिन आज उनकी राजपूत बच्चियां मेरे यहाँ से पायलट बन गई जी, आरजीएस बन गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई। तो सभी तरफ से जैसे ये खुशी मिलती है। तो मेरा जो उद्देश्य था, बच्चियां मेरी थी, पढ़ाना मैंने किसी पे एहसान किया नहीं, लेकिन मेरे उसके पीछे भाव था कि बच्चियों को इस तक पढ़ाऊं कि औरों पे भी असर पड़े। जी। आज मैं अफसर रहा तो मेरी तरफ लोग देखते हैं भाई ये करें वैसे मैं करूं। पहले अमिताभ बच्चन नेताजी बने थे ना हीरो, तो उनकी पैंट कहीं फट जाती ना तो लोग पैंटें फाड़ देते थे कि ये फैशन है। तो मैंने उस उद्देश्य से बच्चियों को आगे बढ़ाया। मेरी 6 बच्चियां अच्छी अच्छी जगह हैं, जॉब कर रही हैं, व्यवसाय कर रही है, और उससे ज़िले में बहुत फ़र्क पड़ा है। उसके रिजल्ट आ रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत स्पीड में आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों बाद में महिला और पुरुष, और जो महिलाओं के पास जो एनर्जी जो रिजर्व पड़ी है कई वर्षों की, तो पुरुषों को थोड़ा पीछे छोड़ेगी, महिलाएं आगे जाएगी। और इस मौके में मैं ये भी कहना चाहूँगा सभी सुनने वालों को कि जो महिला होती है, औरत होती है, उसका जो ओल्ड एज में भी जो माता पिता से, एक तो जहाँ शादी होती हो, एक अपना जहाँ पियर होता है, जो उसका लगा होता है उसका लड़कों में नहीं होता है। तो कई चीज़ें ऐसी है जो महिलाएं जितनी आगे बढ़ेगी वो अपने देश के लिए हित में। जी बिल्कुल। आपकी जो बेटी है अंजना मेघवाल, जो क्या बता रहे हैं कि जिला प्रमुख भी रही है, उनका आप आगे राजनीति में क्या भविष्य देखते हैं? क्या उन्हें भी कहीं से विधायक बनाने की तैयारी है? एक्चुअल में एक समय था, मेरी बेटी गृहिणी थी, मेरे कंवर साहब इंजीनियर थे, एक्सीडेंट हुआ, मेरे कंवर साहब की डेथ होती है
और बेटी अंग भंग हो जाती है जी 3 महीने तक अनकॉन्शियस रहते हैं, 30-35 उसके ऑपरेशन होते हैं। चीज़ें थी, बचेगी या नहीं बचेगी, और 100% विकलांग रहने के चांसेस थे, याददाश्त खोने के थे। मालिक की मेहरबानी से ठीक हुई। उम्र उसकी सिर्फ 32 वर्ष थी। तो मेरा था कि भाई इसे पूछा, 2 बेटे थे, मेरे 2 ही थे। तो इसका कहा कि मैं आपके पापा एक बेटा है, मैं दूसरा बेटा हूँ, आपके साथ रहूँगी, मैं शादी वादी नहीं करूँगी दोबारा। अब मेरे पास ऑप्शन था कि भाई बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, 32 वर्ष की बच्ची, अब उसका जीवन कैसे पास हो। एक तो ये था कि पढ़ी लिखी तो थी, एक तो कोई नौकरी वोकरी कराऊँ या जन सेवा में। मैंने इससे पूछा तो इसका मन था कि मुझे आप जो जन सेवा करते हो मुझे भी मौका दें। जोग संजोग से ये थोड़ी ठीक हुई, पूरी ठीक भी नहीं हुई थी। उस दौरान पंचायत राज के इलेक्शन आए, लोगों ने एक तरफा जैसलमेर जिले में पहली बार कांग्रेस से जिला प्रमुख बनी, तो जिले में 58% वोट कांग्रेस को मिले। पहले 58% देश आजादी के बाद कभी नहीं मिले। और राजसमंद में बीजेपी ने 60% के आसपास दिए थे। सेकंड नंबर पे जैसलमेर जिला रहा और निर्विरोध जिला प्रमुख बनी। फिर इसने मेहनत की, हर गांव हर ढाणी गई। अब मुझे खुशी है कि आज लोग मुझे कहते हैं कि रूपाराम जी आप तो पूरे राजस्थान में इधर उधर कई जगह नौकरियां रही है, आपकी पहचान भी है, ये भी है वो भी है, हमारे तो अंजना बाई को यहाँ से एमएलए बना दो। तो अपने खुद के रहते हुए, मैं भी अभी सक्षम हूँ, अपने खुद के रहते हुए सक्षमता के साथ साथ अपनी औलाद आगे बढ़े, तो इससे बड़ी खुशी मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती। अभी वो राज्य महिला आयोग की सदस्य है। राज्य में जहाँ भी महिलाओं की तकलीफ होती है वो पूरे राज्य में जाती है और मुझे बड़ी खुशी है। और आगे भी जनता जैसे चाहेगी, मैं तो मेरी बेटी की चाहता हूँ कि बहुत आगे बढ़े, लेकिन जनता का लगाव हुआ तो महिलाओं विशेष करके, हालांकि मैं कोई जाति पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन चूंकि आरक्षण वगैरह है तो शेड्यूल कास्ट में राजस्थान में महिलाएं बहुत कम है जो थी एक्टिव है। एक्टिव तो है लेकिन बहुत कम है, इसलिए उस बेटी का भी जनता ने चाहा तो पॉलिटिकल स्कोप अच्छा है। जी बिल्कुल सर, चूँकि विधानसभा चुनावों में अभी कुछ ही महीने शेष है और सभी सियासी दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, तो अगर पार्टी की ओर से अगर आपको टिकट नहीं दिया जाता है तो क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? इसमें देखो ऐसा है कि मैं चीफ मिनिस्टर था, मेरे को टॉप लेवल पे बीजेपी से ऑफर आया था, बीजेपी से लड़े। जी। बीएसपी से ऑफर आया था, बीएसपी से लड़े, और कांग्रेस से मैं लड़ाई हूँ। तो टिकट मिलना नहीं मिलना ये पार्टी में एक सिस्टम है। पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, एआईसीसी है, वो निर्णय करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब मेरे को पार्टी किस जगह, मैंने आबड़ ताबड़ में कांग्रेस ज्वाइन करके एक टिकट नहीं ली थी 2013 में। 2013 में मैं हारा था बीजेपी में, तब भी ऑफर थी, मैं जीता, मंत्री बनता, कुछ होता, पता नहीं क्या होता। लेकिन एक जो सिद्धांत, देश गुलाम था, उसको आज़ाद कराया कांग्रेस के उस वक्त के नेताओं ने, आज से 6 पीढ़ी पहले। देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। आज तक के जो ये डेवलपमेंट हुए हैं इसमें 80% कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस की सरकारों का हाथ है पूरे देश में। उन चीज़ों को भूल के क्षणिक के लिए इधर उधर भगना, ये हमारे रक्त में नहीं है। तो पार्टी का तय करना है, टिकट दे नहीं दे, कहाँ सदुपयोग ले, ये पार्टी पे है। जी। अपन आजीवन कांग्रेस में ही रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जी। सालिम मोहम्मद और आपके बीच एक आपसी लड़ाई भी बताई जाती है, तो इसका असर क्या चुनावों पर पड़ सकता है? एक्चुअल में क्या होता है कि इंडिविजुअल किसी की लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी।
मैं सालेम अहमद जी से लड़ता हूँ या सालेम अहमद मेरे लड़ता है, ऐसा कोई अहमियत नहीं है। मुद्दा इस चीज़ का है कि जैसलमेर ज़िले में करीब करीब 4.5 लाख के आसपास वोट है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। उसमें अधिकतर क्या चाहते हैं उस पर निर्णय होता है। मैं 13 में इलेक्शन लड़ा, पड़े हुए वोटों के 47.5% वोट मुझे आए, 47.5%। राजस्थान में 2013 में 28% पड़े हुए वोटों को लेने वाली विधानसभा पहुंच गई। मैं हार गया, आमने सामने टक्कर थी 2800 वोटों से। और अभी मैंने 57% वोट लिए, बीजेपी मेरे सामने थी, वो 37% में थक गई। कुछ वोट इधर उधर ने दिले को नोटा वोटा में गए। अब मैं, मेरे से कौन नाराज है नहीं है उसका आकलन नहीं करता हूं। मैं जनता के मन को टटोलता हूं और उनकी सेवा करता हूं। मुझे अभी मैं आकलन कर रहा हूं, जैसलमेर से मैं 65 से 70% वोट लूं। पिछली बार मैंने 57% लिए थे। अब की बार मेरा टारगेट है पड़े हुए वोटों का 65 से 70% लूं। बूथ वाइज आकलन करता हूं, जाता हूं, लोगों से पूछता हूं, मेरे सामने खड़े हुए उनके घर भी जाता हूं, उनसे भी वोट मांगता हूं और उनके भी काम करता हूं। तो पार्टी में कोई नाराज है, सामने वाले नाराज है, उनके मन की वो जाने, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। और मुझे आशा है कि पिछली बार से अधिक लोग, अगर मेरे को पार्टी ने टिकट दी तो मुझे वोट देंगे, या पार्टी ने जिसको भी टिकट दी उसको वोट दिलाने के लिए मैं इस स्थिति में हूँ कि लोगों की सेवा की है। लोगों का मन देखता हूँ, बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, ठीक है ना। तो लोगों को कोई नाराजगी नहीं तो राज से हैं राजस्थान के, ना मुख्यमंत्री महोदय से हैं, नहीं मेरे से हैं। जी सर, कहा ये भी जाता है कि बैट विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी के इर्द गिर्द आपकी राजनीति घूमती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? हरीश चौधरी जी, चूँकि आप लोग भी इधर मारवाड़ के रहने वाले हो, आप लोग सब, मैं भी उधर का रहने वाला हूँ। हरीश चौधरी जी के अपने मारवाड़ी में कहते हैं सेंधा बाणिया सूंठ का गांठिया। हरीश चौधरी जी की जो हाइट है वो कांग्रेस में टॉप के लीडर्स में से इंडिया में उनकी हाइट है। कैरेक्टर है, चरित्रवान है। तो उनकी जो पॉलिटिकल हाइट है वो जैसलमेर में राजस्थान में देश आजाद होने के बाद में सामान्य सीट पे शेड्यूल कास्ट को कांग्रेस की टिकट फर्स्ट मिली और रूपाराम मेघवाल को मिली, और वो 2013 में मिली। वो हरीश चौधरी जी ने दिलाई थी। अच्छा, हरीश चौधरी जी ने दिलाई थी। तो उन्होंने मेरी कैपेसिटी देखी। एक सामान्य सीट जैसलमेर शुद्ध बीजेपी की 11 बार वहां अदर देन कांग्रेस जीती है 15 इलेक्शन में, या निर्दलीय जीते हैं 12 बार। तो उस जगह टिकट दिलानी, वो भी शेड्यूल कास्ट को, बहुत दोहरा काम होता है। उन्होंने फ्यूचर का आकलन किया कि भाई ये आदमी इस एरिया की सेवा कर सकता है, छत्तीसगढ़ में कर सकता है, टिकट दे रही। अब जो आदमी इतना एडवांस सोचता है उसके इर्द गिर्द सभी को घूमना चाहिए। तो उस आदमी में कैपेसिटी है और मैं राजनीति में उनका फॉलोअर्स हूँ। अच्छा जी। वो मुझे बहुत कदर देते हैं, अपने पिता तुल्य कदर देते हैं, सलाह पूछते हैं, लेकिन मैं उनसे 2 कदम पीछे चलता हूँ। राजनीतिक जो उनकी पहुंच है वहाँ मेरी आज उतनी नहीं है जी। फॉलोअर्स मेरे भी हैं, उनके भी हैं, लेकिन मैं हमेशा राजनीतिक उनको गुरु मानूंगा और उनके साथ रहूंगा। जी। भविष्य में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, पायलट या फिर गहलोत? देखो क्या होता है,
आप लोग चैनल्स और हम लोग नेता, इनके अभी आकलन करने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले राजस्थान 200 सीटें हैं, उस पार्टी की 100 से अधिक सीटें आवे, या जुगाड़ टेक्नोलॉजी में बनते हैं इधर उधर जोड़ तोड़ा के, वो पता नहीं चले नहीं चले, सीधा साधा बढ़िया राज करने के लिए 200 में से 100 से अधिक विधायक आने चाहिए। 100 अधिक विधायक चाहे भाजपा के आवे चाहे कांग्रेस के आवे, दो ही पार्टियां, बाकी वाले में ज्यादा दम नहीं है। इसके लिए जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कांग्रेस में नाम कई चल रहे हैं, चलने चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर एक भेग बड़ी चराने वाले को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा तो लिखा नहीं है पेल बने वही बनेंगे। तो सभी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनकी ड्यूटी ज्यादा है कि सब लोग मिलके अधिक से अधिक एमएलए लाओ। एमएलए अधिक नहीं रहे तो निपट जाएंगे, सब निपट जाएंगे। बीजेपी में 8-9 बनने हैं मुख्यमंत्री, तैयार है, कांग्रेस में भी है, इच्छा तो है। तो जो विधायक बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, राजस्थान राज्य की सेवा करना चाहते हैं, राजस्थान 0 से यहाँ तक आ गया, अब आसमान पे पहुंचना है, उन सबको एकजुट होकर जनता के दिलों को जीतना होगा। और जनता आज जो पिछला ये राज चला है, मैं खेलों से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान के 132 विधानसभा में अभी 7-8 महीने में गया हूँ, कहीं राज का विरोध नहीं, बहुत अच्छे काम हुए। तो राज कांग्रेस का बनेगा ऐसी आशा करते हैं, और जो विधायक जिनको चाहेंगे जीते हुए, और हाईकमान का जो निर्णय होगा और जिसका भाग्य होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। बिल्कुल। राजनीति में आने से पहले आपने कहीं ना कहीं राजनीति की बारीकियों को समझने की कोशिश की होगी, तो आज की राजनीति और पहले की राजनीति में आप कितना अंतर देखते हैं? पहले राजनीति में जो आया करते थे उनका अधिकतर का 90% भाव होता था दुखियारों की, नीडी की सेवा करना और एरिया का विकास करना, हर तरह से आगे बढ़ना। अब उनकी परसेंटेज कम हो गई है, ये तो नहीं कहता भी खत्म हो गई है, वैसे आज भी, लेकिन कई लोग राजनीति को एज ए व्यवसाय मान के भी आने लग गए हैं। उससे जो वास्तविक भाव, मूल भाव है सेवा करने का, उस पर थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जैसलमेर विधायक रूपाराम मेघवाल जी से हमारी खास बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया।